इस तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो लेक्चर अपन ने ये अलग कर दिया है, ध्यान दो अभी तक। So AS7 provides that percentage completion method should not be applied if the outcome of a construction contract cannot be estimated. जब भी आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते हो तो व्हाट A7 सेज, डोंट अप्लाई परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। उस केस में फिर करना क्या, तो रेवेन्यू आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना, सिर्फ उतना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आप उतना ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर कर दिया है और जो प्रोबेबल है कि आप रिकवर कर पाओगे कस्टमर से या क्लाइंट से, आपके कॉन्ट्रैक्टी से बेसिकली। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर। जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर किया है उतना आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या कर दो, एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लो। An expected loss on the construction contract should be recognized as an expense immediately in accordance with para 35। तो ये जो foreseeable loss मैंने आपको बताया ना ऊपर, ये किसके हिसाब से है, तो पैरा 35 ऑफ द AS7। अगर आपको याद रखना है पैराग्राफ, तो पैरा 35 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से आप ये फोर्सिएबल लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस की प्रोविजन आप बनाते हो। ओके, तो सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पर कि कब ये PCM मेथड आपने यूज नहीं करना है, जब आप आउटकम ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते, तब आपने परसेंटेज कंप्लीशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। यानी क्या होगा ये आप अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो फिर PCM यूज मत करो। तो क्या करो वो भी बता दिया है। तो ये देखो क्वेश्चन, PQ and Associates undertakes a construction contract, the details of which are provided below। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है, कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट कितना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी आपको जो खर्चा लगने वाला है वो है कि आपको जो मिलने वाला है वो है, वो जो मिलने वाला है वो है 40 लाख, 3 लाख अभी तक खर्चा कर दिया है। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 30 लाख। कितना वर्क आप अभी तक कंप्लीट कर चुके हो, 10%। The work has started some time ago and there is an uncertainty with respect to the outcome of the contract due to expected changes in regulations। कुछ रेगुलेशंस यानी लॉ में कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है इस कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम को लेकर, यानी कॉन्ट्रैक्ट आगे चल पाएगा भी कि नहीं इसको लेकर। तो PQ is certain that it would be able to recover the cost incurred to date। ये भी जरूरी बात थी एकदम। PQ जो कंपनी है वो क्या बोल रही है, PQ एंड एसोसिएट्स, कुछ लॉज में चेंजेस आने वाले जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम को हम असेस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अनसर्टेनिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंजेस इन रेगुलेशंस। और जितना खर्चा अभी तक कर दिया है उतना हम बराबर कस्टमर से वसूल कर लेंगे, मतलब उसकी रिकवरी प्रोबेबल है। तो आपने सवाल तो पूछा नहीं इन्होंने, बट मैं पूछ रहा था आपसे कि कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिर इस ईयर में रिकॉग्नाइज करे। तो ऑब्वियसली जितना कॉस्ट आप इंकर कर चुके हो और उसकी रिकवरी भी आपको प्रोबेबल लग रही है उतना ही आप रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करोगे। तो बताओ इस ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा फिर, तो सर 3 लाख का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे, 3 लाख का कॉस्ट आपका इंकर्ड है, वही कॉस्ट भी इंकर्ड आपको एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करना है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ गए, वेरी इजी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में भी ये बात आपको पूछी जा सकती है। तो इन द गिवन केस रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड एंड दोज व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। अगर समझो यहाँ पर मैं बोल देता कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट इज 6 लाख, बट आउट ऑफ दैट नीचे बोल देते कि PQ इज सर्टेन दैट इट वुड बी एबल टू रिकवर 4 लाख। तो अब आप रेवेन्यू कितने पे रिकॉग्नाइज करते, 4 लाख, और कॉस्ट कितने पे रिकॉग्नाइज करते, कॉस्ट एक्चुअली जितनी आपने इंकर कर दी उतनी एक्सपेंस आपको करनी पड़ेगी, तो अब आपका क्या आ जाता, लॉस। अब आपको लॉस दिखे, समझ में आ रही बात, पक्का, ग्रेट, ओके। When the uncertainties that prevented the outcome of the contract being estimated reliably cease to exist, revenue and expense associated with the construction should be recognized by the percentage completion method। ये भी पॉइंट लिखना जरूरी है कि जैसे ये जो अनसर्टेनिटी है इसका कुछ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इसका कुछ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो सर, फिर PCM का यूज फिर से शुरू कर सकते हो। अगर इसके अनसर्टेनिटी का रिजल्ट आ गया है तो मतलब अनसर्टेनिटी अब निकल चुकी है,
अब आप नॉर्मली अपना जो एस्टिमेशन है वो बराबर से कर पा रहे हो, तो इन कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम आप बराबर बता पा रहे हो, उसको एस्टिमेट कर पा रहे हो, तो अब आप फिर से पीसीएम का इस्तेमाल, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड का इस्तेमाल शुरू कर सकते हो फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव ईयर। खत्म। ओके, नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और, ग्रॉस डेटर्स एंड ग्रॉस क्रेडिटर्स से रिलेटेड ध्यान देना क्या है, समझाता हूं मैं आपको, इजी है। सपोज एग्जांपल के लिए एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आया है और 500 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। 60% मैंने फर्स्ट ईयर में डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेरा है, 60% हम कंप्लीट कर चुके हैं काम। कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे बताइए? 300 करोड़। मैंने कस्टमर को 300 करोड़ का बिलिंग कर दिया है। भैया 300 करोड़ का काम कर चुके हैं, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 500 करोड़ एक साथ नहीं दे देता है। जैसे जैसे आप कम करते जाओगे, आप बिल बनाओगे, वो बिल के हिसाब से वो पैसे देते जाएगा। ठीक है, तो 300 करोड़ आपने बिल भेज दिया है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने आपको अभी तक 250 करोड़ का पेमेंट कर दिया है। बताओ आपके डेटर्स कितने के होंगे? 50 करोड़। ये जो 50 करोड़ है इसे हम कहते हैं नेट डेटर्स। इसे नेट डेटर्स इसलिए कहेंगे बिकॉज आपने बिल कर दिया है और उन्होंने जो पैसा भेजा है वो कैश में आ गया है, बाकी का नेट डेटर्स है, क्योंकि आपने उनको जितना आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था उतने का बिलिंग उनको कर दिया है। पर सपोज मेरा जो कंप्लीशन है वो 70% का हो गया है, तो बताओ डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे? 350 करोड़ का रेवेन्यू आपको एज पर AS7 रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पीसीएम मेथड। पर आपने कस्टमर को बिलिंग 300 करोड़ का ही किया अभी तक। कस्टमर को बिलिंग आपने 300 करोड़ का ही किया, क्यों नहीं पूछना, समझ में आ रहा? क्यों? तो पूरा किया है तो बता दिया ना मैंने, फिर क्या करना। तो नेट डेटर्स रहेंगे आपके, क्योंकि आपने जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया उतना ही आपने बिलिंग भी कर दिया। बट आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है 350 करोड़ का, बिलिंग किया है 300 करोड़ का, कस्टमर ने पे किए हैं 250 करोड़। बताओ आपके डेटर्स कितने? आपने बिलिंग कितने का कर दिया है? 300 करोड़, और उन्होंने आपको 250 करोड़ का पेमेंट कर दिया है। आपका डेटर्स कितने? 50 करोड़ के डेटर्स। और आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे? आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे? एज पर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 70% था, 500 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। सवाल है आप रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे? 350 करोड़। आप बोल रहे हो डेटर्स 50 करोड़ के, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 300 करोड़ की बिलिंग करी है, 250 करोड़ रुपए उसने पे कर दिया है, तो सर 50 करोड़ बाकी है, तो डेटर 50 करोड़ का। तो इसे हम कहेंगे क्या? नेट डेटर्स। बट क्या एक्चुअली मेरे डेटर्स इतने होने चाहिए? नहीं, डेटर्स होना चाहिए कितने का? थोड़ा कॉमन सेंस, बेसिक अकाउंट्स पे चलते, 11th स्टैंडर्ड में आ जाओ और मेरे साथ जुड़े रहना। बताओ आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 350 करोड़ का, मतलब आप ऑब्वियसली सेल्स रिकॉर्ड करोगे 350 करोड़ का, यानी आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 350 करोड़ का, उसको करस्पॉन्डिंग डेबिट आना चाहिए 350 करोड़ का। हाँ, आइदर वो कैश में आना चाहिए, पैसा आ गया, या फिर डेटर्स में आना चाहिए, पैसा नहीं आया, तो 350 करोड़ का क्रेडिट कर दिया, 250 करोड़ कैश में आ गया। आप बोले 50 करोड़ के डेटर, डेबिट कितना हुआ? 300 करोड़, क्रेडिट कितना हुआ? 350 करोड़। टैली होगी चीजें? नहीं। तो अगर रेवेन्यू 350 करोड़ रिकॉर्ड करना है तो सामने उतना डेबिट भी 350 करोड़ का होना चाहिए। पैसा 250 करोड़ आ गया, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट हो गया है 250 करोड़, बट बाकी का तो 50 करोड़ के एक्चुअल डेटर्स है, वो तो वही बोलेगा कि मैं 50 करोड़ देना बाकी, क्योंकि तुमने बिल ही कितने का भेजा है। वो 50 करोड़ हो गए नेट डेटर्स, और बाकी के 50 करोड़ को हम क्या नाम से रिकॉर्ड कर देंगे? ग्रॉस डेटर। समझे मेरी बात? बाकी के 50 करोड़ को हम क्या रिकॉर्ड कर देंगे? 50 करोड़। 300 करोड़ का तो बिल दे दिया मैंने, मांग लिए पैसे, 250 तुमने दे दिए, तो 50 तुम भी पेएबल दिखा रहे, 50 मैं रिसीवेबल भी दिखाऊंगा, ये मेरे नेट डेटर्स। और जो 50 करोड़ तुमने मैंने मांगे ही नहीं अभी तक, बट मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, वो हो जाएंगे क्या? ग्रॉस डेटर्स। समझ में आ रहा है?
अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी केस में ध्यान से, आपने बिलिंग कर दी कितने की? आपने बिलिंग कर दी कितने की? 400 करोड़ का बिल आपने भेज दिया है। अरे बहुत पैसे वाला आदमी है, दे देगा पैसे। वो तुमसे भी बेकार निकला, उसने 250 करोड़ तुमको भेज दिए। 400 करोड़ का बिल तुमने भेज दिया है, 250 करोड़ उसने पेमेंट किया। बोलो कितना बाकी? 150 करोड़। करेक्ट है। सवाल, आपने रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया? 350 करोड़। आप कैश कितनी रिसीव करे हो? 250 करोड़। आप डेटर्स कितने के दिखा रहे हो? 150 करोड़, क्योंकि आप बिलिंग कर चुके हो 400 करोड़ की, तो आप 150 करोड़ के क्या दिखा रहे हो? डेटर्स। ये तो गड़बड़ हो गई। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 350 करोड़, अनुदर डेबिट हो गया 400 करोड़। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो ग्रॉस क्रेडिटर्स बनाने पड़ेंगे 50 करोड़ के। क्यों सर? हम ज्यादा की बिलिंग करके बैठ गए, जितना काम नहीं करे उससे ज्यादा का बिल करके बैठ गए। तो 50 करोड़ का हम क्या बनाएंगे? ग्रॉस क्रेडिटर्स। पढ़ो क्या लिखा है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डेटर्स और ग्रॉस क्रेडिटर्स। कभी कभी सवाल पूछते हैं, एमसीक्यू में भी आपको ये पूछ सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी एक छोटा सा क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे आपको बाकी 4 चीजें पूछिए, प्रॉफिट वगैरह ये सब करो, उसके साथ ग्रॉस डेटर्स क्रेडिटर्स भी बोल देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इतना हुआ है, लेस प्रोग्रेस बिलिंग, यानी आप अभी तक कितना बिलिंग कर चुके हो। तो सर पेमेंट जो रिसीव हो चुका है और जो रिसीव होना चाहिए, मैंने हमने मंगा लिया है। करेक्ट। जब आप ये लिस्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? जो रेवेन्यू आपने अभी तक बिल नहीं किया है। तो सर समझो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जैसे अभी रिकॉग्नाइज हमने किया था 350 करोड़, और प्रोग्रेस बिलिंग कितने का कर दिया था? 300 करोड़। तो ये 50 करोड़ पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। मतलब आपने अभी तक बिल पूरा बनाया है क्या? जितना काम किया उतने का बिल बनाया क्या? यानी दैट इज व्हाट, नॉट बिल्ड फुल्ली। बट अगर आपने 350 करोड़ की जगह 350 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट आपने बिल कितने का बना दिया है? अब बोलो ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो आपने क्या कर दिया है? बिल्ड इन एक्सेस, यानी ज्यादा का बिल आपने उनको बना के भेज दिया है। करेक्ट। सर ये आ गया अनबिल्ड रेवेन्यू, पर इसमें से कुछ फोर्सिबल लॉस अगर होगा तो वो आपको लेस कर देना। अभी सुनो, 50 करोड़ का आपने अभी तक बिल बना के भेजा नहीं है, ठीक है? हाँ, 50 करोड़ का आपने अभी तक बिल बना के भेजा नहीं है, लेकिन 10 करोड़ आपका फोर्सिबल लॉस का प्रोविजन बना के रखा हुआ है। मुझे 10 करोड़ नुकसान होने वाला है, दिख रहा है आपको 10 करोड़ नुकसान होने वाला है, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं 50 करोड़ आएगा ग्रॉस डेटर्स। अब ग्रॉस डेटर्स दिखा रहे हो 50 करोड़ के, तो 50 करोड़ आएंगे। तो 50 करोड़ एक्चुअली आएंगे नहीं सर। 10 करोड़ का आपको जब फोर्सिबल लॉस दिख रहा है तो 40 ही करोड़ रुपए आएंगे। तो फोर्सिबल लॉस आप यहाँ से क्या कर दोगे? लेस। तो आपको क्या मिलेगा? आपका एक्चुअल ग्रॉस डेटर्स। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या है, और अगर ये निगेटिव आ रहा है तो ये क्या है? ग्रॉस क्रेडिटर्स। तो आपको ऑब्वियसली ये ग्रॉस डेटर्स और ग्रॉस क्रेडिटर्स। अच्छा, ये ग्रॉस डेटर्स ग्रॉस क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट में दिखेंगे क्या? ये ग्रॉस डेटर्स ग्रॉस क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट में दिखेंगे क्या? हाँ, दिखाने ही पड़ेंगे, तभी तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 350 करोड़ के साथ डेबिट मैच होगा, तभी तो बैलेंस शीट टैली होंगी, नहीं तो कहां से होंगी टैली? तो समझ आ रहा है क्या? होप सो समझ आ रहा है। ग्रॉस डेटर्स और क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर फोर्सेबल लॉस शुड बी सेट ऑफ एंड देन प्रेजेंटेड इन द बैलेंस। तो जो भी आपका ग्रॉस डेटर्स और क्रेडिटर्स आएगा, और ये जो प्रोविजन फॉर फोर्सेबल लॉसेस को आपको सेट ऑफ करना है, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ही क्या कर दिया है? लेस कर दिया है, और फिर ही ग्रॉस डेटर और क्रेडिटर निकाला है। समझ में आ रही बात? पक्का? अच्छी से? तो मतलब सर समझो ग्रॉस डेटर्स है हमारे 50 करोड़ के, और 10 करोड़ का प्रोविजन फॉर फोर्सिबल लॉस है, तो 40 करोड़ करके नेट करके दिखाना उसको। जैसे AS14 के हिसाब से गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ दिख सकते हैं क्या? नहीं, उसको आपको क्या करके दिखाना है? नेट करके दिखाना है, उसको सेट ऑफ करके दिखाना है। सेम वैसे ही ग्रॉस डेटर्स और क्रेडिटर्स है और प्रोविजन फॉर फोर्सिबल लॉस है, तो उसको आपको नेट करके दिखाना है, दोनों अलग अलग नहीं दिखाने। बात समझ में आ रही है? तो सर ग्रॉस डेटर्स मैंने बोल रहे 50 करोड़ उनसे लेना अलग से है और अभी तक बिल करना है, और 10 करोड़ का फोर्सिबल लॉस का प्रोविजन है, तो प्रोविजन को अलग से लाइबिलिटी में मत दिखाओ, ग्रॉस डेटर्स में से लेस करके दिखा दो कि 50 करोड़ तुमसे लेना है, पर 10 करोड़ डूबने वाला है, 40 करोड़ तुमसे लेना है, उतने की एसेट बनाओ। और अगर ग्रॉस क्रेडिटर्स आ रहे हैं
समझो आपके ग्रॉस क्रेडिटर्स आ रहे 50 करोड़ के, ओवर बिलिंग कर दी आपने, ग्रॉस क्रेडिटर्स आ रहे 50 करोड़ के एंड 10 करोड़ का फोर्सिबल लॉस है, दोनों क्रेडिट बैलेंसेस है अभी, तो टोटल करके 60 करोड़ रुपीस आप नेट करके दिखाओगे ग्रॉस क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। समझ में आ रहा? ओके ठीक है, आइए इस पे एक एग्जांपल देखें तो थोड़ी और बात समझ में आए। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इंकर्ड, वर्क येट नॉट सेटिस्फाइड फॉर द कॉस्ट इंकर्ड, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये सब जो दिया है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मई 2023 के एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया था। ये देखो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द वर्क एंड सो ऑन। करेक्ट, मई 2023 में 5 मार्क के लिए आया था और सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है। मैं जानना चाहता हूँ क्या आप मॉड्यूल वाला क्वेश्चन मुझसे करवाना चाहते हो या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मुझसे? सर इट इज वेरी ऑब्वियस चॉइस, यू डोंट हैव टू आस्क सच स्टूपिड क्वेश्चंस। आप ये वाला करवाओ और वो वाला हमको होमवर्क दे देना, वो हम करेंगे फिर, बराबर? वेरी गुड चॉइस, मैं यही चाहता था। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना है वही नहीं लिखा है, और इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली बताया है ये ढूंढो ये ढूंढो ये ढूंढो ये ढूंढो, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है। वहां पर क्या लिखा है मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ, मजा आएगा। द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस in the presentation of accounts keeping in view the requirements of AS7 issued by your institute। अब क्या करना है मालूम ही नहीं है, वो बोले AS7 के हिसाब से जो जो बातें ढूंढनी ढूंढो और बताओ। तो ऑब्वियसली आपका इंस्टीट्यूट ने बोला है उस AS7 के हिसाब से करना भी सॉल्व। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि आप ये मुझसे करवाओ, और आपने तो एक ही बार में बोल दिया सर। इससे एक बात और सीखने मिलती है, क्या? इंसान ने सोच समझकर डिसीजन लेने चाहिए, घाई गड़बड़ में कभी भी डिसीजन नहीं लेना, आराम से सोच के डिसीजन लेना। अब आओ, आपकी चॉइस, आपने बोला मैं यही करूंगा। तो फिशर कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन्ड अ, क्वेश्चन सेम है, तो जो यहाँ कर रहे हैं वही आपको वहां करना, ठीक है ना? जो यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ करना। तो एक मिनट, इलस्ट्रेशन कौन सा है वो लिख लो, होमवर्क इलस्ट्रेशन 6। ऑलरेडी कौन सा होमवर्क दिया है? इलस्ट्रेशन 7, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11 और इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6, 7 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11 बिना देखे करना तो कुछ फायदा होगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, रीड, इजी है, ध्यान देना। Fisher Construction Company obtained a contract for construction of a commercial complex. The following details are available in the records of a company for the year ended 31st March 2023. Total contract price 24,000 lakhs. Work certified 12,500 lakhs. Work not certified 2,500 lakhs. मैंने आपसे एक बात कही थी वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के लिए कि इंस्टीट्यूट जनरली ये दोनों को क्या अज्यूम करता है? टोटल कॉस्ट इंकर्ड अज्यूम करता है। पर अगर इंस्टीट्यूट कहीं नीचे लिख दे टोटल कॉस्ट इंकर्ड अलग से, जैसे यहाँ टोटल कॉस्ट इंकर्ड लिख दे 18,000 लाख, इंस्टीट्यूट अलग से लिख दे, तो नाउ दिस इज टोटल कॉस्ट इंकर्ड। नाउ दीज बोथ आर यूजलेस, फिर ये कुछ काम के नहीं हमारे, ठीक है? तो दे बोथ आर जस्ट टर्म्स विच इंस्टीट्यूट यूजेस, ये दोनों टर्म्स है जो इंस्टीट्यूट यूज करती है। ओके ठीक है, तो 12,500 लाख और 2,500 लाख, ऐसा आपका 15,000 लाख रुपए क्या हो गया है? कॉस्ट इंकर्ड है। उसमें से 12,500 लाख का काम सर्टिफाई हो गया है, कोई सर्वेयर होगा, कोई इंस्पेक्शन टीम होगी, उसने सर्टिफाई कर दिया कि इतना काम आपका डन है, बराबर करा है आपने। और बाकी 2,500 लाख आपने खर्चा तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सिर्फ सर्टिफाई नहीं किया है, तो मतलब आपका ये टोटल कॉस्ट इंकर्ड होता है, ये बात आप याद रखें, ठीक है? आगे बढ़ो, क्या लिखा? फ्यूचर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू बी इंकर्ड टू कंप्लीट द वर्क, काम पूरा करने के लिए और कितना खर्चा लगेगा? 17,500 लाख। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव, तो 11,000 लाख आपने रिसीव कर लिए हैं, 3,000 लाख आपको रिसीव होने बाकी है। मतलब आपने कितने का बिलिंग कर दिया? 14,000 लाख का आपने बिलिंग कर दिया।
applying the provisions of your favorite accounting standard 7, you are required to compute what? First, profit or loss for the year ended 31st March 2023. प्रॉफिट और लॉस निकालना है 31 मार्च 2023 का, तो 31 मार्च 2023 के रिलेटेड फॉलोइंग डिटेल्स दिए थे. कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 and revenue to be recognized out of the total contract value and amount due from or to customers as at the end of year. Great. तो 4 चीजें हमें निकालनी है. देखो इंस्टीट्यूट को भी पता है कि बच्चों की कितनी, क्या बोलो, बच्चों का कितना दिमाग चलता है. तो अगर हम मॉड्यूल में दिया हुआ क्वेश्चन बच्चों को पूछ ले कि आपका असिस्टेंस और आपका एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए एज पर AS7, तो बच्चे तो क्या 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 लिख देंगे. तो चेक करना मुश्किल हो जाएगा उन्हें. आप समझ रहे हो क्या? मार्किंग देना मुश्किल हो जाएगा, चेक करना मुश्किल हो जाएगा. तो इंस्टीट्यूट ने फिर क्या कर दिया कि स्टेप वाइज मार्क्स देने हैं, तो हम क्वेश्चन भी प्रॉपरली पूछ लेते. तो ये 4 बातें बताओ भैया आप सिर्फ, बाकी ज्यादा कुछ और बड़बड़ करना मत. समझ गए? तो 5 मार्क आपको मिल जाएंगे. ओके चलो शुरू करते. तो फेयर सॉल्व करोगे, रफ सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? गुड चॉइस. आइए ऐसी चॉइस करा करो कभी कभी. क्या हुआ? हाँ ये भी है कि वो आपको घर पे मैंने लिखने के लिए दिया है, तो ये तो सब कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा. नहीं नहीं, तो बेटर है कि मैं इसको आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बट मैं ज़्यादा फेयर नहीं लिखवाऊंगा. मैं आपको सिर्फ रफ में लिखवा रहा हूँ. बाकी आप वो वाला क्वेश्चन खुद से पूरा कंस्ट्रक्ट करोगे. आंसर मैं चाहता हूँ आप वो करो, आप दिमाग लगाओ. ठीक है? यही 4 बातें आप ढूंढ लेना वहाँ पे, बस इतना कर दिया मैंने. यही 4 बातें आप वहाँ ढूंढ लेना. चलो तो सबसे पहला काम बताओ मुझे क्या करना है. सबसे पहला काम मुझे क्या करना है ये बताओ. प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023. बताओ प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर माइनस कॉस्ट इंकर्ड इन द ईयर. क्या बच्चों ये 31 मार्च 2023 का ही डिटेल है सारा? हाँ. तो इसमें आपको दिया हुआ है क्या? कॉस्ट इंकर्ड. ये मैंने बोल दिया वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड इज टोटल कॉस्ट इंकर्ड. ग्रेट. तो मेरे पास टोटल कॉस्ट इंकर्ड आ गई है फॉर द ईयर. फॉर द ईयर तो अब क्या लगेगा? रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है. रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है ये कैसे पता चलता है? सर अपने पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 31 मार्च 2023 ये जो साल खत्म हुआ है, इसके लिए पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा. ये बात समझी? हाँ. तो पहले हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे. बताओ डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगा? सर कॉस्ट बेसिस पे हम ये निकालेंगे. अच्छा क्या इन्होंने PCM फॉलो करना चाहिए? तो सर यहाँ पे कहीं तो लिखा कि ये अब अपने कॉन्ट्रैक्ट को आउटकम को लेके अनसर्टन है. अगर वैसा लिखा होता तो फिर हम जितनी कॉस्ट इंकर करें उसमें से जितनी प्रोबेबिलिटी है रिकवरी की, उतनी ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते. याद आ रहा है ना? अभी जस्ट आपको एक पॉइंट बताया. पर यहाँ ऐसा कुछ है नहीं. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे. 12,500 और 2,500 टोटल कॉस्ट इंकर्ड है, यानी क्या 15,000 हमारी टोटल कॉस्ट इंकर्ड है. अच्छा ऐसे लिखता हूँ 12,500 प्लस 2,500. मैं आंसर प्रॉपरली लिख रहा हूँ क्या? नहीं. ये टोटल कॉस्ट इंकर्ड है. और कितनी एक्सपेक्टेड है इंकर होना? लिखा है 17,500 आप और इंकर करने वाले हो. तो ऑब्वियसली 15,000 आप इंकर कर चुके हो. यहाँ भी ऐसे ही लिखता हूँ. और 17,500 आप इंकर करने वाले हो. तो इतनी टोटल कॉस्ट में से इतनी इंकर हो चुकी है, तो कितना परसेंट काम हो चुका है? तो बताओ 15,000 डिवाइड बाय 32,500 परसेंटेज में 46.15%. क्या आया डिग्री ऑफ कंप्लीशन? हाँ आगे बढ़ता हूँ. तो सर प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है. क्या मेरे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट और लॉस के लिए? यस. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन में निकाल लिया हूँ, तो मैं प्रॉफिट और लॉस ढूंढ सकता हूँ. तो ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया. बताओ कितना? सर 24,000 लाख का 46.15% आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, जिसके सामने 15,000 लाख की कॉस्ट आपने इस ईयर में इनकर की है. ठीक है ना?
So 24,000 into 46.15% is 11,076 lakhs. Oh my God! क्या ये लॉस आ गया बच्चों? कितने का लॉस आ रहा है बताओ? लॉस आया तो तुरंत क्या करना पड़ेगा? ये देखो इधर, इधर देखो एक मिनट। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। तो क्या एक्चुअल लॉस बताना होता है आपको कि इस साल के एंड में कितना लॉस बुक करोगे, वो बताना होगा। साल के एंड में कितना लॉस बुक करोगे, तो फोर्सेबल लॉस का प्रोविजन बना के भी बुक होगा, वो भी P&L को डेबिट होगा। तो आपको फोर्सेबल लॉस निकालना पड़ेगा, जिसमें से एक्चुअल लॉस तो मालूम है, तो बाकी की प्रोविजन बनेगी, पर टोटल अमाउंट वो फोर्सेबल लॉस देखना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा है तो वो रिकॉग्नाइज करना है। तो फोर्सेबल लॉस पहले ये निकालेंगे। अच्छा, 24,000 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और 32,500 लाख आपका टोटल खर्चा। मैं पहले ही बोला, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आपको बहुत सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा। तो क्या बच्चों, 24,000 लाख में से 32,500 लाख गए, तो 8,500 लाख रुपए का टोटल लॉस दिख रहा है आज ही। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। ये कहाँ से आई? ये इधर है, ये एडिशन इनका, समझे क्या? हाँ, तो सर 8,500 लाख का नुकसान दिख रहा है, जिसमें से 3,924 का नुकसान तो हो गया है। तो बताओ प्रोविजन कितने की बनेगी फॉर द फोर्सिएबल लॉस? 4,576 लाख रुपीस की क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। और एक्चुअल लॉस कितना बुक होगा? 3,924। दोनों मिला के बताओ टोटल P&L को लॉस कितना जाएगा? 8,500। तो एक मिनट, आपको आंसर क्या मांगा था? हाउ मच, या इन्होंने क्या बोला था? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। तो आप बोलोगे देयरफॉर टोटल लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 will be 8,500 lakhs, out of which 3,924 is, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, out of which 3,924 is actual loss and 4,576 is the foreseeable provision for foreseeable loss. Understood? This is my first question done. बढ़िया। Second question, contract work in progress at the end of financial year 2020 to 23। बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस इस साल के एंड में कितना? तो सर सिंपल सी बात है, 15,000 लाख। भाई साहब 12,500 लाख का खर्चा कर चुके हो, 2,500 लाख का खर्चा भी कर चुके हो, वो सर्टिफाई नहीं हुआ है, पर आप तो खर्चा कर चुके हो ना। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है रे? जितना काम हो गया है, वर्क इन प्रोग्रेस जितना काम हो गया है। अरे हेलो, पर वो काम पूरा नहीं हुआ है, तब उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो 15,000 लाख का काम हो गया है ना, साफ दिख रहा है ना, दैट्स इट। तो 15,000 लाख। अब एक मिनट, आपको मजे की बात बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ लिखा है कि कभी वर्क इन प्रोग्रेस निकालो, ऐसा नहीं। पर ये देखो, इन्होंने इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस निकाला है, मतलब बोला नहीं कुछ, पर क्या बोला? A7 के हिसाब से निकालो। हमको A7 ने अभी तक कहीं बताया ही नहीं कि वर्क इन प्रोग्रेस भी रिपोर्ट करे, पर सर निकाला है उन्होंने यहाँ, इसीलिए उन्होंने पूछ लिया कि किसी ने एक ने भी नहीं निकाला होगा, इसके पहले कभी पूछा होगा उन्होंने वैसा क्वेश्चन, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे पूछ लिया। आप समझे क्या है? पर ये जब फालतू बात है, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? सर ये तो निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, 11,076 lakhs। Am I clear? Yes. Last, amount due from or to customers as at the end of year। आइए ये भी करते हैं। थर्ड मैंने लिखा नहीं है उधर, थर्ड मैंने आंसर में लिखा नहीं, थर्ड वाला मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लो। लिख देता हूं मैं, क्या है तुम्हारा भरोसा नहीं। रेवेन्यू टू बी, हाँ, recognized out of total 11,076 lakhs। ये कैलकुलेशन ऊपर हो चुका है, इधर है, इसका कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है। चाहे तो आप ये वापस से लिखकर 11,076 लिख दें। फोर्थ, सॉरी, फोर्थ,
amount due from or to customers as at the end of year. पहले आपको मौका देते हैं ना, निकालो कैलकुलेटर पर अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर्स एज एट द एंड ऑफ ईयर. बहुत इजी बात है, वैसे बेसिक अकाउंटिंग है, आपको इतना तो आना ही चाहिए तो मुझे लगता है. हाँ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर, अमाउंट बताना है आपको, सिर्फ एक अमाउंट चाहिए मुझे. ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू कस्टमर. बताओ आपके आंसर्स. ड्यू फ्रॉम की ड्यू टू? ड्यू फ्रॉम 76 lakhs एक जवाब आया. सेम, ड्यू फ्रॉम 76 lakhs. सेम. चलो फास्ट. सेम. 31 मार्च 2023 के एंड में कितना अमाउंट ड्यू है, या तो कस्टमर से या तो कस्टमर को देना? 76 लाख. देखो आप, मैंने पूछा है फिर मैं तो समझाऊंगा ही. चलो दैट्स इट. आई थिंक इतने आंसर्स आने चाहिए थे. आगे एक ही आंसर आया वैसे, 76 lakhs, but the answer is absolutely wrong. But the answer is absolutely wrong. अब सुनो ध्यान से. पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू बी रिसीव्ड, मतलब आप कितने का बिलिंग कर चुके हो? 14,000 लाख रुपीस का बिलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो. 14,000 लाख रुपीस का बिलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो. आपने रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया है लेकिन? ओ बाप रे सर, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ है? मात्र 11,076 लाख रुपए का, 11,076 लाख रुपीस का, बराबर. बट आप बिलिंग कितने का कर चुके हो? वो कर चुके हैं हम 14,000 लाख रुपीस का. बराबर है. लिखेंगे, अच्छे से भी लिख लेंगे इसको, पहले समझ तो लो. 11,007 मतलब लिखेंगे इच्छा हुई तो. बिलिंग 11,076 लाख का बिलिंग आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, पर बिलिंग के कितने कर लिए? 14,000 लाख का बिलिंग आपने कर दिया, जिसमें से 11,000 लाख रुपए आपको आ गए. 11,000 लाख रुपए आपको आ गए हैं और 3,000 लाख आने बाकी, बराबर. 3,000 लाख आने बाकी. तो पहले तो मुझे लगा था कि आप शायद बोलोगे सर 3,000 लाख बाकी है, मैं पहले ये जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था. फिर सेकंड जवाब मैं 76 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आपने दिया कि सर 11,076 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, उसमें से 76 लाख वो अपने को 11,000 लाख वो अपने को दे चुके हैं, तो 76 लाख उनके आने बाकी. जैसे ये आपने रेवेन्यू इतना रिकॉग्नाइज किया और इतने पैसे आ गए, इसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके केस में. बट आप उसको ऑलरेडी 14,000 लाख की बिलिंग कर चुके हो, तो कस्टमर से कितना लेना या उसको कितना देना दिखेगा आपके बुक्स में. तो जब आप बिल 14,000 लाख का कर चुके हो तो एंट्री भी 14,000 लाख की होगी, और रेवेन्यू 11,076 लाख का ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा.
और कुछ फोर्सिएबल लॉस भी है, और कुछ फोर्सिएबल लॉस भी है। ज़रा आपने अगर नोट्स में फॉर्मेट देखा होता तो थोड़ा आप समझ जाते। मैं इधर ही फिल कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 11,076 lakhs, बट प्रोग्रेस बिलिंग 14,000 lakhs रिसीव्ड एंड टू बी रिसीव्ड। तो ये बताओ कितना आ रहा है? -2924 lakhs। इतना अनबिल्ड रेवेन्यू है कि ओवरबिल्ड रेवेन्यू है? ओवरबिल्ड रेवेन्यू है, बिल्ड इन एक्सेस है। यहाँ पे अनबिल्ड और ओवरबिल्ड आना चाहिए था एक्चुअली, अनबिल्ड और ओवरबिल्ड। तो इतना क्या हो गया बोलो? ओवरबिल्ड रेवेन्यू है। आपने ज्यादा बिलिंग कर दी है, जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उससे ज्यादा। और कितने का फोर्सिएबल लॉस का प्रोविजन है बताओ? 4576 का आपका फोर्सिएबल लॉस का प्रोविजन है। प्रोविजन इतने का है, एक्चुअल लॉस कितने का है? 8,500 लाख का, मतलब टोटल लॉस। उसमें से एक्चुअली कितना लॉस हुआ है आपको, तो वो भी निकाला है ना मैंने इधर। 3,924 lakhs का आपका एक्चुअल लॉस है, बराबर। एंड 4,576 का आपका फोर्सिएबल प्रोविजन फॉर लॉस है। करेक्ट। मुझे ये बताओ, आप 2,924 ऑलरेडी उनको ओवर बिलिंग कर चुके हो। 4,576 का आपको और फोर्सिएबल लॉस लग रहा है। पहले ही ज्यादा पैसे मांग लिए, जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया उससे काफी ज्यादा पैसे मांग लिए, और अभी और नुकसान भी लग रहा है तुमको, तो वो भी पैसे तुमने मांगने नहीं चाहिए थे। मतलब आप यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? ये भी लॉस ही है ना, तो ये टोटल क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। 2,924 प्लस 4,974। हाँ, अमाउंट देख के अच्छा लग रहा है। 7,500 का ग्रॉस क्रेडिटर बनेगा। कितने का? 7,500 का। तो अमाउंट ड्यू, सॉरी, अमाउंट फ्रॉम कस्टमर या अमाउंट टू कस्टमर? अमाउंट टू कस्टमर कितने का? 7,500 lakhs। एक मिनट, मैं आपको पहले इधर आ जाता हूँ। 7,500 lakhs, ये समझा क्या आपको? ये देखो इधर, 7,500 lakhs का आप क्या करोगे? अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स। इसे आप ग्रॉस क्रेडिटर भी कह सकते हो। इसे आप क्या कह सकते हो? ग्रॉस क्रेडिटर। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको कुछ? क्या किया हमने? सर 11,076 lakhs का हमारा टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ। 14,000, अच्छा आंसर कैसे लिखना? आप बोल रहे थे कि सर मैं आंसर लिखवा दो, ये आंसर लिखिए। कैसे लिखना? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, अमाउंट फ्रॉम, ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू कस्टमर्स, particulars amount rupees, and contract revenue recognized in the current year 11,076 lakhs. Total progress billing received or to be received 14,000 lakhs. Unbilled revenue या overbilled revenue? Overbilled revenue 2,924 लिखोगे पॉजिटिव उसको, फिर आप यहाँ पे overbilled revenue 2,924 लिखोगे। एंड प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस, उसमें फिर क्या होगा? ऐड। तो ऐड प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस, क्योंकि इतना पैसा तो आपका नुकसान होने वाला है, नहीं इतना पैसा आपको उनसे नहीं लेना है, या फिर इतना पैसा तो आपको और जाने वाला है आपका। या मैंने जो लिखा है नीचे, क्या लिखा है बताओ? ग्रॉस डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होने चाहिए? नेट करके दिखाने चाहिए। एक्चुअली आपके ग्रॉस क्रेडिटर्स कितने के? सिर्फ, हेलो, ग्रॉस क्रेडिटर्स कितने के? सिर्फ आपने कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया? पर बिलिंग कितने का कर दिया? तो बाकी बचे 2,994 का ग्रॉस क्रेडिटर बनाना पड़ेगा ना, बराबर। एंड प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस अलग से दिखाओगे आप लाइबिलिटी में। बट मैंने क्या बोला? दोनों को नेट करके दिखाने का हमेशा। डेटर है, ग्रॉस डेटर आ रहे हैं, तो उसमें से प्रोविजन लेस करके दिखा दो। क्रेडिटर आए थे, उसमें प्रोविजन ऐड करके दिखा दो। तो आपको ये दोनों ऐड करके टोटल अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स दिखा देना है। यानी ग्रॉस क्रेडिटर आप कितने नाम का दिखा दोगे? कितने अमाउंट का दिखा दोगे? 7,500 लाख का। ये समझा? मतलब ये एक्चुअली हम लेस या ऐड करना नहीं चाह रहे, बट ये नेट करके दिखाना है, इसके लिए मैंने वो फॉर्मेट में ही डाल दिया। तो आपके ग्रॉस डेटर्स और क्रेडिटर्स कितने के? तो ग्रॉस क्रेडिटर आपके 2,924 के ही है, तो वो दिखाते वक्त हमें टोटल एक साथ ग्रॉस क्रेडिटर ही दिखाना है। प्रोविजन नाम अब दिखना नहीं चाहिए, तो उसको नेट करके दिखाना है। तो टोटल ग्रॉस क्रेडिटर कितने का दिखेगा? 7,500 लाख का। पल्ले पड़ी बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी तीनों तो आपने इजीली कर लिए होते। ये जो लास्ट पॉइंट था यही सिर्फ मेन था। अच्छे से समझा? एक बार चेक करो। तो पहला,
आपका फोर्सेबल लॉस 8,500 लाख का। तो इन्होंने क्या किया है, टोटल लॉस जो है वही लिख दिया है, और क्या वही पॉइंट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। ये आपको एग्जाम में लिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू A7 इट इज प्रोबेबल दैट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, द एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड। और ये देखो 15,000 लाख की क्या है, बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस। एंड कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 11,076 lakhs। एंड अमाउंट ड्यू टू कस्टमर्स कितना है, इसका कैलकुलेशन इन्होंने कैसे किया है, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स है क्या, कुछ नहीं, माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस कितने, 8,500 लाख। इसमें से 11,000 प्लस 3,000 क्या हो गए हैं, आ गए हैं। तो 6,500 में से 14,500 यानी 7,500 उनको देने हैं। ये इनका कैलकुलेशन समझ रहे क्या आपको, सिंपल है सर। 15,000 में से 8,500 का लॉस लग रहा है, तो क्या मैंने 11,076 में से वो फोर्सेबल लॉस अलग से ऐड किया है, मतलब इसमें से मैंने फोर्सेबल लॉस लेस किया है अलग से। हाँ, तो 29 वो कितने का अपना एक्चुअल लॉस कितने का था, 3,924 का, ये हम ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हैं, यानी समझ रहे हो क्या। पर ये क्या कर रहे हैं, 15,000 में से 8,500 लेस कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, 15,000 में से ऑलरेडी 3,924 लेस करके 11,076 आता है, उसमें फिर हम सारा आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा है, यस। तो 15,000 माइनस 8,500, 6,500 का हमने टोटल पैसा उनसे लेना था, पर 14,000 का बिलिंग करके बैठ गए, तो 7,500 रुपये उनके नाम से देना बाकी दिखेगा। क्लियर है, वेरी सिंपल। चलो आगे। मुझे ये कैलकुलेशन भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला। आपको मैं और एक बार समझाना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ ये सुनो, कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यानी आपने कितना पैसा इंकर कर दिया है, कितना प्रॉफिट आपको लेना है, या कितना लॉस आपको रिकॉग्नाइज कर दिया है आपने, अभी तो रिकॉग्नाइज लॉस किया है आपने, तो इतना आपको लग गया है, बट इतना आपने उनसे मांग लिया है, तो आपने मांग ज़्यादा लिया है तो उतने का क्रेडिटर बन के दिखेगा। ये भी एक अच्छा वे है इसको निकालने का, और मैंने आपको बता दिया वो भी अच्छा वे है। दोनों समझ में आया, चलो आगे। आकर लिमिटेड साइंड ऑन 1/4/21 अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹1.5 करोड़। इसको हम कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस सॉल्व कर लेंगे इधर ही रफ में, ठीक है, कि आपके चेहरे मुझे दिख रहे हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। अब बोलो, मटेरियल्स यूज्ड, लेबर चार्जेस पेड, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, other contract cost incurred, labor charges of ₹2 lakh are still outstanding on 31 March 2022। लेबर चार्जेस अभी भी देने बाकी है, कितने के, 2 लाख रुपए के। तो लेबर चार्जेस एक्चुअली कितने के हो गए, फिर पैसे देने बाकी है ना, खर्चा तो होगा वो। हाँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग फर्दर 33,50,000 द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। सारे रिस्पेक्ट्स में आप 33,50,000 रुपए और खर्चा करके, ये हो गई कॉस्ट इंकर्ड, 33,50,000 और खर्चा करके आप पूरा काम कर सकते हो, ऐसा उन्होंने लिखा है। You are required to compute profit or loss for the year to be taken to profit and loss account and any provision for foreseeable loss to be recognized as per AS 7। ओके, अभी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बोलो, 71 लाख का मटेरियल ऐड करो, 38 लाख का लेबर, 10 लाख के हायर चार्जेस ऑफ प्लांट ऐड होंगे क्या, हाँ, 15 लाख का अदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ही है, वो भी 15 लाख की, करो ऐड, हो गया। 2 लाख मैंने अलग से ऐड नहीं करना है फिर, और 38 लाख ले लिया था ऑलरेडी, तो 1,34,00,000 रुपए का टोटल हम खर्चा कर चुके, बोलते क्या, हाँ हाँ, प्लस 33,50,000 करो जो और इनकर होने वाला है, तो टोटल खर्चा कितना, 1,67,50,000। 134 इनकर हो गया है, 3350 हमें और इनकर करने की संभावना लग रही है, बराबर। करो डिवीजन, कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा, 80% इज द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, 80% आपका कंप्लीट हो गया है काम। ओके, अब बताओ 1.5 करोड़ की आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसका 80% आप रेवेन्यू क्या करोगे, रिकॉग्नाइज, यानी कितना, 1,20,00,000। बट कॉस्ट कितना इंकर हो गया है, 1,34,00,000, मतलब नुकसान कितना, 14 लाख रुपए। क्या ये हमारा एक्चुअल लॉस है, हाँ, पर जैसे एक्चुअल लॉस होता है हम क्या चेक करेंगे, कुछ फोर्सिएबल लॉस है क्या,
बताओ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी, 1,50,00,000, और टोटल खर्चा कितना होगा, 1,67,50,000। 1,50,00,000 का आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इतना आपको मिलने वाला है, रेवेन्यू है, करेक्ट। हाँ, ये टोटल की बात चालू है, फोर्सेबल लॉस निकाल रहे, और इतने की आपकी टोटल कॉस्ट होने वाली है। तो आपको लॉस कितना दिख रहा है, 17,50,000। तो कितना लॉस रिकॉग्नाइज करोगे अभी, 17,50,000, जिसमें से 14 लाख का तो एक्चुअल लॉस है, तो प्रोविजन कितने का बनेगा, 3,50,000। समझ रहे हैं, ऐसे स्कैटर्ड लिखा है मैंने, कैलकुलेशन आपको समझ में आया, याद रहेगा, लिख के प्रैक्टिस कराऊं, बोलो तो लिखवा देता हूँ। ये देखो, अरे बाबा, तो लॉस टू बी प्रोवाइडेड फॉर एंड लॉस ऑफ द करंट ईयर, बस मेरे तो यही दो काम का है। बाकी ये जो भी लिखा है क्या हम भी लिख सकते हैं, क्या बड़ी बात है, मटेरियल, लेबर, आउटस्टैंडिंग ऐड करके आ गया, ये आउटस्टैंडिंग ऐड किया, 2 लाख टोटल आ गया। ये नया पॉइंट सीखने मिला, क्योंकि आउटस्टैंडिंग खर्चा अगर दे तो दैट शुड बी एडेड इन दैट एक्सपेंस। Then higher charges of plant, other contract cost, total incurred, to be incurred, total contract cost, 80% is the degree of completion, revenue to be recognized, and foreseeable loss, out of which actual loss. Actual loss कैसे निकाला, actual cost incurred, actual revenue. Can you see? देख ही नहीं रहे इधर, तो 3.5 लाख का आपका प्रोविजन बनेगा, खत्म। सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ व्हाट इज सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? लग गए, चलो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते।
चलो लेट्स कंटिन्यू सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट इज सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? तो आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अक्षता का घर भी बनाने के लिए लिया हुआ है, साथ में अनन्या का ऑफिस बनाने के लिए भी काम लिया हुआ है, यज्ञेश ने अपनी फैक्ट्री का काम भी मुझे दिया हुआ है। तो ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है मेरे पास। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं अलग अलग यूज करके अलग अलग इनको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाऊं, या फिर इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को एक करके परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाओ। तो सेगमेंटिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट करना, यानी अलग अलग करना, दैट इज सेगमेंटिंग। आप एज 17 सॉरी जब आप पढ़ोगे तो सेगमेंट रिपोर्टिंग, यानी एक ही बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग कैसी की जाती है। तो वैसे ही सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को कब अलग अलग ही दिखाओगे और कब एक करोगे, ये बेसिकली हमें A7 समझा रहा। और ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग ट्रीट करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो रेवेन्यू है, जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, या प्रॉफिट है, वो कम आएगा। और वही कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एक साथ कर दो और एक साथ उनका रेवेन्यू निकालो, एक साथ उनका प्रॉफिट निकालो, तो ज़्यादा आएगा। तो अब होगा ये कि मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर क्या करना चाहूँगा, सर आप कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग करना चाहोगे। मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर क्या करना चाहूँगा, इनका कॉन्ट्रैक्ट अलग से रेवेन्यू रिकग्नाइज करो, इनके कॉन्ट्रैक्ट का अलग से रेवेन्यू रिकग्नाइज करो, और आपके कॉन्ट्रैक्ट का अलग से रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। भी मैं चाहूँ तो नंबर्स लिख करके आपको करूँगा, बट छोड़ो वो बात। नंबर्स लिख करके हम ये चेक कर सकते हैं एक्चुअली कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स करने पे, और फिर उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्यूमुलेट कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो अब दिक्कत हो रही है कि साथ में कर रहे तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा, अकेले कर रहे तो प्रॉफिट कम दिख रहा, अलग अलग कर रहे तो टैक्सेशन भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ऑब्वियसली टैक्स अथॉरिटीज नाराज हो जाएगी, बोलेगी आईसीआई को क्या किया तुमने, ये कुछ तो इसके लिए रूल बनाओ, ये कॉन्ट्रैक्टर तो अपनी मर्जी से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे। तो इसीलिए क्या किया A7 में, सेगमेंटिंग कब किया जा सकता है, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग कब ट्रीट कर सकते हो, ये हमने बता दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर में अंडरटेक अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। The standard identifies certain cases where for the purpose of accounting it is necessary to apply the standard to the separately identifiable components of a single contract or to a group of contracts together in order to reflect the substance of a contract or a group of contracts. एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में से अलग अलग उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रीट करना, या फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के जो अलग अलग काम है उनको अलग अलग ट्रीट करना, ये कब कर सकता है, वो A7 ने वो सिचुएशंस यहाँ पर आपको मेंशन करके दिए। आप अपनी मन मर्जी से अब ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये करने में फायदा है, ठीक है। वो नंबर्स कभी और शेयर करेंगे आपके साथ। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ नंबर ऑफ एसेट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज अ, व्हेन फर्स्ट कंडीशन सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। तो अक्षता का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें अलग अलग 3-4 काम हम करने वाले हैं। तो वो जो 3-4 काम हम करने वाले हैं, अगर हर काम को मुझे अलग से रिकॉग्नाइज करना है तो हर एक काम को मुझे एक सेपरेट प्रपोजल, एक सेपरेट अग्रीमेंट से डिसाइड किया जाना चाहिए, तभी मैं उनको सेगमेंटिंग कर सकता हूँ, मैं उन कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू को और प्रॉफिट को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। सेकेंड, ईच एसेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन। हर एक की बातचीत भी अलग अलग हुई थी, हर एक का स्पेसिफिक नेगोशिएशन हुआ था, हर एक पर्टिकुलर वो एसेट का, तो उसे हम सेगमेंटिंग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ईच एसेट। तो ये काम मैं नहीं करूंगा, ये कर लूंगा, ये डन, ये मैं नहीं कर रहा है, किसी और से करवा लो, ऐसा अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंसिडर किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते, ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा, या ये करना है तो ये करना ही पड़ेगा, तो अब ये सेगमेंटिंग नहीं हो पाएगी। एंड थर्ड, द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। आप दोनों के कॉस्ट और रेवेन्यूज को अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ग्रेट। तो ये देखो एग्जाम्पल,
XYZ Construction Limited, a construction company, undertakes the construction of an industrial complex. एक बड़ा industrial complex बना रही है कंपनी. It has separate proposals raised for हर एक यूनिट के लिए. तो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें अलग अलग यूनिट्स है, तो उन यूनिट्स के हर एक यूनिट के लिए एक सेपरेट प्रपोजल है इस कंपनी के पास टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्ट टू he is able to identify the cost and revenues attributable to each unit. Should XYZ Limited treat construction of each unit as a separate construction contract according to AS 7? सिंगल क्वेश्चन है मेरे पास, और कोई क्वेश्चन नहीं इससे रिलेटेड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है नहीं है. क्या आप जवाब दोगे? क्या उसने ये करना चाहिए, क्या वो कर सकता है, या फिर ऐसे पूछ लेते? ऑब्वियसली वो ये कर सकता है, बिकॉज उसके पास हर एक का अलग प्रपोजल है, उसके पास हर एक का अलग निगोशिएशन करने का राइट है, और सबकी कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को वो अलग से आइडेंटिफाई कर सकता है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं. कर भी सकता है, वो भी लिखा है. मतलब इन्होंने तीनों कंडीशंस आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिए, वही आप वापस से लिख दो. एज पर AS7 सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डन इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. लिख दिया. एंड देयरफॉर मिस्टर XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कैन आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्शंस एज सेपरेट. तो ये आ गए आपके तीनों कंडीशन. एंड देयरफॉर इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. डन. होप सब समझ गए. नाउ व्हाट इज लास्ट? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. द एंड. व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? तो सर ऑलरेडी आपने एकदम स्टार्टिंग में हमें दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो वो गडकरी जी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था. रोड बनाना है तो रोड बनाने में क्या होगा, वो चेंजेस होते रहेंगे, अलग अलग चीजें, प्रॉब्लम्स, अड़चने आती रहेगी, कॉस्ट बढ़ते रहेगी. तो उस केस में कभी भी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल है. तो क्या किया जाएगा, कितना कॉस्ट लगेगा वो आपसे ले लेंगे, और जितना भी कॉस्ट लगा उस पर हमारा मार्जिन दे देना. तो मार्जिन का डिस्कशन कर लेंगे बस. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, जितना कॉस्ट अप्रूव कर दिया प्लस उस पर का प्रॉफिट मार्जिन. अप्रूव कौन करेगा? तो सर जिसके साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो समझो गवर्नमेंट के साथ अपने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपने 10 किलोमीटर का रोड बना दिया. 10 किलोमीटर की जितनी भी कॉस्ट लगी होगी वो आप तुरंत बिल सबमिट करोगे, वो अप्रूव कर देते हैं सारी कॉस्ट, तो उतनी अप्रूव हो गई, तो उतने पैसे आपको मिलने वाले हैं, उतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लो, प्लस उस पे का 15% आपका फिक्स हो गया, क्योंकि उतना उन्होंने अब आपको देने का मंजूर कर दिया है. तो उसका 15% मार्जिन भी आप ऐड कर दो, इतना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लो, और कॉस्ट इतनी लगी हुई है बराबर, तो प्रॉफिट ही आएगा ऑटोमेटिकली. समझ गए? वेरी सिंपल, फालतू है ये एकदम. तो कैलकुलेशन ऑफ आपको क्वेश्चन आएगा तो PCM मेथड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का ही आएगा, ज्यादातर चांसेस वही है, और वही आया है 7 मार्क के लिए. इस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना वो ऊपर बता दिया मैंने आपको, लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड जो अप्रूव हो चुकी है. हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो सकती है जो आपकी इस साल में अप्रूव हुई नहीं है, तो उसका आप रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ना उसका प्रॉफिट मार्जिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ना वो कॉस्ट इंकर्ड ना उसका प्रॉफिट मार्जिन आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे. करेक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड अप्रूव्ड एज वेल एज नॉट अप्रूव्ड, दोनों आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लेस करोगे, एंड कॉस्ट टू बी इंकर्ड विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी, आपने कॉस्ट इंकर कर दी है या इंकर करने वाले हो पर वो अप्रूव होने वाली नहीं है, वो आपकी जेब से ही आपको भरनी पड़ेगी, वो भी आप लेस करोगे, तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट. ये एक छोटा सा एग्जांपल है. X Limited commenced the construction contract on, the contract price agreed was reimbursable cost plus, तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्री हुई है वो जितना कॉस्ट आपको लगेगा प्लस 10% आपको मिलेगा उसके ऊपर मार्जिन. कंपनी incurred rupees 1 lakh in 21-22 of which cost of rupees 90,000 is the further non reimbursable cost to be incurred to complete the contract are estimated at rupees, कितना इंकर कर दिया है उसमें से कितना आपको मिलने वाला है, म्हणजे अप्रूव्ड कितना है, अप्रूव्ड कितना है, 10% का क्या है, म्हणजे आप कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे 99,000, पर आप कॉस्ट इंकर कितनी कर चुके हो 1 लाख, और नॉन रीइंबर्सेबल कॉस्ट कितनी इंकर होने वाली है 5,000, यानी टोटल कॉस्ट कितनी इंकर कर चुके हो. द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड, बाकी की आप कॉस्ट कितनी लगने वाली है उसको रिलायबली एस्टिमेट कर ही. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट ऑफ X Limited इज शोन बिलो, तो P&L कैसे बनेगा इसका वो आपको दिखाया है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में.
वैसे सामने दिख रहा है 99,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाओगे, 1,05,000 की कॉस्ट है, कितना 16,000 6,000 रुपए का आपको लॉस बुक करना है। ये देखो आपका P&L, तो 6,000 का आपका क्या होगा लॉस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गई 99,000 एंड 100,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, 5,000 का आपका प्रोविजन फॉर लॉस, तो आपका टोटल नेट लॉस कितना 6,000। सिंपल बात है, समझ में आ रहा, कैलकुलेशन ऊपर देख लिया हमने। तो दीज आर द डिस्क्लोजर्स यू हैव टू मेक। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना, तो ये जो आप वो स्टेटमेंट बनाओगे उसी में डिस्क्लोजर हो जाएंगे सारे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस कितना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना, प्रोग्रेस बिलिंग कितना, एडवांस कितना है, रिटेंशन मनी एंड ग्रॉस डेटर्स और ग्रॉस which should be netted with the provision for foreseeable loss। provision for foreseeable के लॉस के साथ आपको ये नेट करके दिखाना होता है, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है, कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज निकालना है। पढ़ो क्वेश्चन, बताओ फटाक से ओरली एलसी पे, कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिख के फायदा होने वाला अपना, हट सॉल्व करो ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बताओ, 85 लाख। मटेरियल इश्यूड आउट ऑफ विच स्टिल एट द एंड ऑफ द, म्हणजे मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई, लेबर एक्सपेंसेस फॉर वर्कर्स एंगेज एट साइट आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल, आउट ऑफ विच बोला है तो हमारा खर्चा तो 16 लाख ही हमारा खर्चा रहेगा। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख, म्हणजे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगने वाली कुछ और कॉस्ट क्या मालूम नहीं। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड, तो इसी काम के लिए कुछ सब कॉन्ट्रैक्टिंग करी है, किसी और से छोटे मोटे काम करवाए, 7 लाख उसका खर्चा लगा है। एडवांसेस पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स, तो 3 लाख उनको देने, तो पैसे देने बाकी तो खर्चा नहीं होता है क्या, खर्चा होता है। 7 लाख तो आपका इनकर हो गया है, हाँ इंकर्ड बोलते हैं कि पेड बोलते हैं हम, incurred। further cost estimated to be incurred to complete the contract। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मालूम है ऊपर, बताओ 17 प्लस 16 प्लस 7, टोटल कॉस्ट अभी तक कितनी लग गई है 40, और कितनी लगने वाली है 35, 40/75 परसेंटेज में बोलो कितना परसेंट, अरे 5 लाख रहेगा क्या, साइड में पड़े थे मैंने लिखे नहीं ना इधर, तो फिर से 17 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 7 45 लैक्स, 45 लैक्स लग चुकी है। 45 प्लस 7 35, 45 प्लस 35 और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है, तो 45 डिवाइड बाय 80 कितना परसेंट, 56.25। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हेलो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 85 लैक्स की आपकी टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसका कितना अभी रिकॉग्नाइज करोगे 56.25%, कितना आता है ये, इस साइड लिख देता हूँ 47.8125, कितना खर्चा हो चुका है 45, प्रॉफिट बताओ 2.8125, पूछा गया था वैसे इन्होंने। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 56.25 एंड द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो प्रॉफिट नहीं पूछा था, कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज। तो ये देखो पहले तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट, फर्दर कॉस्ट टू बी इंकर्ड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये निकाल लिया उन्होंने परसेंटेज निकालने के लिए। तो 56.25 आपका आ गया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया 4781 250, ये रहा 47.8125 एंड 45 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। इन्होंने प्रॉफिट पूछा ही नहीं था। ये बस एक मई 2024 में 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में था। कैलकुलेट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईच ईयर, और इसमें भी इन्होंने वो सब दिया है, इंक्लूड अनयूज मटेरियल वगैरह, बस अमाउंट्स चेंज हो गई है एंड ऊपर कुछ और बातें लिखी है, वो एक बार पढ़नी हमें पड़ेगी ज़रूर। कुछ एस्केलेशंस वगैरह हुए हैं यहाँ पर, वेरिएशन हुए हैं कुछ, तो उससे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आई थिंक उस क्वेश्चन में उन्होंने सीधा दे दिया था,
202 लाख आपका टोटल कॉस्ट था, जो 205 हो जाएगा बाद में, और आपका 220 लाख का रेवेन्यू था, जो 225 लाख हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ दिया होगा। अभी कर लेना है या होमवर्क दूँ? होमवर्क दे दूँ? ये रहा आपके लिए आज का आखिरी होमवर्क। हाँ, ये आपका आज का आखिरी होमवर्क। तो आपको इलुस्ट्रेशन 6, 7, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11 एंड ये मई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क। आपको सेगमेंटिंग समझा, आपको उसकी कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी कभी क्वेश्चन आ जाए तो, और आपको कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट समझा। हाँ, क्या आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? आई थिंक कैलकुलेशन बेस्ड स्टैंडर्ड है, इट्स अ इजी स्टैंडर्ड, आई डोंट थिंक दैट इट इज अ बिग डील। ठीक है ना? क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पर सीरियसली आप करना जो भी होमवर्क दिया है। आज यहाँ रुकेंगे, आप सभी को बाय, टेक केयर। और ये गया फोटो आपके ग्रुप पर। कल आपकी क्लास नहीं रहेगी। नहीं, मेरे प्लानिंग में तो तुम्हारी क्लास थी। पहले फोटो भेज देता हूँ फिर बात। मेरे कैलकुलेशन में तुम्हारी क्लास तो थी। कल तुम्हारी क्लास तो रखने की सोचा था मैंने, क्योंकि फिर वो 10 से कॉस्टिंग का प्लानिंग था ना, पर आपका बोर होना देख के मेरी इच्छा नहीं हो रही अभी कल क्लास लेने। मंडे को ही लेंगे अभी। नहीं नहीं नहीं, मंडे।